बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 28 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस MGT 485 आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ जी। हम अपने इस लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एज पर द रूटीन, एज पर द मेथड दैट वी आर फॉलोइंग, वी हैव टू टेक अ रीकैप ऑफ लेक्चर नंबर 27, दैट इज ई बिजनेस स्ट्रेटजी। इसमें हमने एवेल्युएशन का पोर्शन जो है वो कवर कर रहे थे। एवेल्युएशन प्रोसेस को हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड एवेल्युएशन की बात की थी, और हम फाइनेंशियल एवेल्युएशन तक पहुंचे थे। फाइनेंशियल एवेल्युएशन में हमने ये देखा था कि कहाँ किस तरह से हम एवेल्युएट कर सकते हैं कंपनी को, एक ई बिजनेस को फाइनेंशियली। यानी कि हमने बात की थी अबाउट द स्टेटमेंट्स, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उनके रेलेवेंट जितनी भी डिस्कशन थी उसको अपने देखा था। अब लेक्चर 28 आज की डिस्कशन में हमने कवर करना है जी हमारा जो टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने देखने हैं। टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन है, हम उसी को इनफैक्ट ई बिजनेस स्ट्रेटजी में इवेल्युएशन के स्टेप को ही फॉलो कर रहे हैं, इवेल्युएशन के स्टेप को ही लेके मजीद आगे चलेंगे। आज ये स्टेप जो है, ये ई बिजनेस स्ट्रेटजी इवेल्युएशन जो लास्ट हमारा टॉपिक है, इस पे जाके ये खत्म होगा, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एफिलिएट प्रोग्राम्स की तरफ हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसकी तरफ हम जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन, ह्यूमन रिसोर्स इवेल्युएशन, वेबसाइट इवेल्युएशन, बिजनेस मॉडल इवेल्युएशन और ई बिजनेस स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, दीज आर few topics that we have to discuss in today's session of e-business strategy, the step of evaluation. So starting with the technology evaluation is technology is it's actually one of the key drivers of e-business. e-business की जिस तरह से हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि e-business में आपका जो मेन रोल है वो IT का है, मेन रोल आपका टेक्नोलॉजी का है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज उनकी करंट पोजीशन जो है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, और वो कल क्या अचीव करना चाहते हैं, ये बेसिकली मैटर करता है। ये चीज जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देयर आर वेरियस levels of e-business applications and organizations will adopt those that help achieve their objectives with constraints of finance and skills. So solutions बहुत से होते हैं। जो कोई भी इशू आपका आ रहा है या कोई भी आपका ई बिजनेस एप्लीकेशन या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कुछ अडॉप्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास सॉल्यूशंस बहुत से आएंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स you'll select कि आप किस किस्म का सोल्यूशन आपको चाहिए, किस किस्म का टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आपको चाहिए, क्या आप ऑप्ट करते हैं, ये फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद जनरल इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट, देन प्रोग्रेस टू हैविंग एन इंटरनेट प्रेजेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी स्टैटिक वेबसाइट डाली जाएगी इंटरनेट पर या अपलोड की जाएगी कंपनी की तरफ से, जिसपे सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, एंड इट विल बी फॉलोड बाय some more advanced form of, some more dynamic form of websites from that company. The next stage is the development of distinct value-adding services for customers, followed by integration of systems for supporting communications and transactions with customers, suppliers and partners. So आप क्या करेंगे कि स्टार्ट तो आप करते हैं कि आप कस्टमर्स के लिए कुछ सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए कुछ अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए अपनी वेबसाइट पे, एंड देन इट विल फॉलो बाय supporting the communications and transactions, और उनकी integration with the customers, suppliers and partners. This is somehow important for the organization कि वो इनको किस तरह से मैनेज करते हैं या वो किस तरह से इनके इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स होती है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन में मजीद डिस्कशन है कि जी जो अगला स्टेप होगा, जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, मोस्ट टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग स्टेज जो होती है वो है डेवलपमेंट and use of technology for collaboration with suppliers and partners. So you collaborate with them. First of all आपने एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे जब आप होते हैं या सेकंड लेवल पे जब आप जाते हैं, तो यू बेसिकली डेवलप सम सॉल्यूशंस और डेवलप some integration of services for your suppliers, partners and customers. But now you're talking about the collaboration. Now you can plan something which you all can do together, which your suppliers and your partners can do together. So the key to a successful IT strategy is for managers to understand exactly what technology is required for helping the organization achieve its objectives.
So managers, being managers, you need to look into it कि organization को किस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, और यही आपकी आईटी स्ट्रेटजी, यही आपकी स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, एक बेहतर डिसीजन होगा. Other technological factors will also feature in the evaluation process. So there are many other factors that include connectivity rates among customers, suppliers and partners, access to broadband and compatibility of systems used by organization and customers in different parts of the globe. So ये important चीजें हैं कि जो definitely बाद में help करेंगी, बाद में आपको अदर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी कि कनेक्टिविटी रेट्स क्या हैं कस्टमर्स के दौरान, फिर उसके बाद सप्लायर्स और पार्टनर्स के दौरान क्या है कनेक्टिविटी रेट्स, फिर ब्रॉडबैंड की एक्सेस और फिर कंपैटिबिलिटी ऑफ सिस्टम्स. क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब आप ई बिजनेस की, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो पीपल अराउंड द ग्लोब आर शेयरिंग विद यू, दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद यू. They are trying to, or they should be on the same page. Like ऐसा ना हो कि आप और आपके जो competitors हैं, आप और आपके जो suppliers और partners हैं, वो being at different geographical locations, उनके लिए कोई problem हो connectivity में. तो ये भी एक technology evaluation के हवाले से एक important चीज़ है जी. Evaluation of technology includes assessment of quality and capabilities of technology. आपने ये देखना है कि जी क्वालिटी कैसी है, कैपेबिलिटीज क्या है टेक्नोलॉजी की, प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट, बिफोर इन्वेस्टमेंट आपने देखना है, बिकॉज वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, एट दैट टाइम बहुत मुश्किल होगा कि आप उस पैसे को रिकवर कर सके. एंड एन एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी वंस इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. सो दो चीजें आपने देखनी है, एक आपने क्वालिटी और कैपेबिलिटी देखनी है प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट. बिफोर द इन्वेस्टमेंट यू नीड टू सी द क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज. व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने देखना है अबाउट द परफॉर्मेंस. मे बी यू हैव टू सी अ सिमुलेशन ऑफ एक्टिविटीज by the supplier के जो आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनकी मदद से आप देख सकते हैं, आप सिमुलेशन उनसे ले सकते हैं, आप जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक्स देख सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज देख सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर मेथड्स. सो you can have an idea about the performance. The main factors comprising an evaluation process for computer hardware include capability, cost, reliability, obsolescence, scalability and risk. So these are few important evaluation processes for hardware, especially for computer hardware जब आप machines खरीद रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर के हवाले से भी डिस्कशन होगी, आगे थोड़ी बहुत बात होगी, लेकिन ज्यादा हमारा कंसर्न हार्डवेयर से इसलिए है बिकॉज यू नीड टू हैव समथिंग, you need to have a machine first, decide upon the softwares. So going on further ji, first we'll talk about the capability में देखें आप, the capability of computer hardware will determine the scope of use that it is put to. So what type of work do you want, what type of activities do you want to perform from a specific computer hardware. So वो capability of computer hardware जो है वो scope of use से related है, scope of use से linked है. Capability में स्पीड की हम बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं और थ्रूपुट की बात करते हैं. सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कैपेबिलिटी, जिनसे मिलके कैपेबिलिटी बनती है कि जी आपकी स्पीड कितनी है, आपकी कैपेसिटी क्या है उसमें, और थ्रूपुट क्या है उसमें. And e-business has to evaluate what speed and capacity is required for the volume of business and the types of business it expects to handle over a given period of time. So, what do you think about the speed and capacity? You need to evaluate it because आपको ये देखना है कि कितना volume of business और कितना type of business handle कर सकते हैं एक period of time के अंदर. यानी कि आपकी डेटा की स्पीड, डेटा कंटेन करने की स्पीड और डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग की स्पीड. दीज आर some examples that can be linked with this speed and capacity concepts. So capability के बाद हम बात करेंगे कॉस्ट की.
So the cost is acquiring and installing the technology influences the decision about what type of technology is appropriate within the set IT budget. So this is important thing. Again, we talk about the IT budget. We talk about the set IT budget. There are solutions, there are databases that maybe start from a free version. You don't have to pay for them, and go up to $1 million investment. If you talk about, let's say, MySQL, this is a database. It's a very nominal cost. It's a very nominal cost that you have to pay for this software. While if you talk about the Oracle Financial, you have to pay a huge amount for this Oracle Financial, and you have to keep paying because it's a yearly license that you have to pay for, you have to buy for your organization. So in this yearly license you have to invest a lot of money, but here you don't have to pay, you don't have to make a huge investment. MySQL is something, it's a database that you don't need to pay a huge amount, you only have to invest a small amount in the start. So acquiring and installing the software, acquiring and installing the technology, ये इस IT बजट के अंदर हमने देखना है कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं. Cost of installation also includes likely disruption during the changeover from the old to the new system. So maybe ये disruptions जो है ये आपकी original cost of technology से ज़्यादा हो, ये जो उसकी आपकी disturbances आ रही हैं, disturbances की cost भी आपने calculate करनी है. The cost of putting into operation and maintaining the hardware forms part of the evaluation of its performance. So putting into operation and maintaining the hardware, आप एक दफ़ा आपने उस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया, एक दफ़ा आपने उस चीज़ को operations में ले आए, लेकिन then the maintenance is also required. The maintenance, the ongoing maintenance is also part of that cost. So a set standard of performance relative to cost projections will determine cost effectiveness of the chosen hardware. So आप पहले से projections ले लेते हैं, performance को उसके साथ मैच करते हैं और उन प्रोजेक्टेड रीजंस को प्रोजेक्टेड वैल्यूज को देखते हुए आप ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है आपकी इस हार्डवेयर के हवाले से. दिस इन्फॉर्म्स फ्यूचर डिसीजंस ऑन चॉइस ऑफ हार्डवेयर. ये आपको ये बताएगा कि आप फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए यूजफुल है, यानी कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले दिनों के लिए चाहिए, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इम्प्लीमेंट करनी है. कॉस्ट के बाद हमारी बात है जी रिलायबिलिटी के हवाले से. परफॉर्मेंस ऑफ द हार्डवेयर इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड एनी माल फंक्शंस नोटेड. सो ये माल फंक्शंस जो है ये इसलिए नोट किए जाते हैं कि आपके जो एरर रिमूवल का स्टेप है, जो आपका कंट्रोलिंग का फैक्टर है, वो कंट्रोलिंग का फैक्टर ये कहता है कि आपने जब एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया है तो उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए आपकी मशीन को, आपके हार्डवेयर को. अगर वो मैच नहीं कर रहा तो इट इज सेड एज ए माल फंक्शन, और इस माल फंक्शन को आपको रिमूव करना है टू गेट द सेम सेट परफॉर्मेंस लेवल, टू गेट द सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द हार्डवेयर दैट यू हैव already desired for or already decided. The information relayed to managers will include the number of malfunctions, the type of malfunctions and the time factor relating to resolving the problem. So जो managers को information चाहिए, जो managers तक information पहुंचती है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि कितने malfunctions आए, उनकी types क्या थी और कितना time लगा उनको resolve करने में. So at that time the managers definitely will set a minimum threshold for reliability and take action to replace the hardware should it fall below the threshold. So managers का ये काम है कि वो इस डेटा की बेसिस पे, ये जो डेटा हमने उन्हें प्रोवाइड किया कि जी नंबर ऑफ malfunctions का, टाइप ऑफ malfunctions and टाइम टू रिजॉल्व दैट malfunction, इसकी बेसिस पे it's the job of a manager to realize and it's the job of a manager to decide कि ये जो errors हैं या ये जो मेरे पास malfunctions आ रहे हैं, are they above the threshold, above the required or above the minimum threshold, or is it below the threshold. So if it is above the threshold, if it should fall below the threshold, यानी कि एक certain
लेवल है जो जिसको आप एक्सेप्टेड लेवल कहते हैं, तो उस एक्सेप्टेड लेवल से एक्सीड कर जाते हैं, आपके ज्यादा हो जाते हैं आपके एरर्स, और या आपकी वो वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव में ज्यादा चली जाती है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर, ये मेरा हार्डवेयर जो है ये रिलायबल नहीं है। तो उस रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए मैनेजर्स वुड suggest or would take action to replace the hardware. Managers need to be satisfied that the problem lies with the hardware and not with the people who operate it. So उसको ये भी देखना चाहिए आपको जो मैनेजर है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर के साथ है ना कि लोगों के साथ। मे भी हो सकता है आप हार्डवेयर रिप्लेस कर दें और असल जो प्रॉब्लम था, असल जो इशू था वो आपके उन लोगों के साथ था कि वो उस मशीन को, उस हार्डवेयर को सही तरह से ऑपरेट करना नहीं जानते थे। So this is also an important thing, this is also an important point that need to be considered. Obsolescence is the rate of technological advance and computing hardware could represent a cost to organization if the suite of current computers become obsolete or outdated relative to those used by competitors. So obsolete हो जाना, आपकी टेक्नोलॉजी का obsolete हो जाना with relevance to the competitors, this is obsolescence. तो ये बेसिकली हार्डवेयर के हवाले से भी ये आता है कि आपके कंपेटिटर्स कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। When evaluating the performance of the technological infrastructures, managers have to account for longevity of current stock and the rate of obsolescence over given periods of time. So this is an important point that the infrastructure managers need to consider. They have to think about it. They have to completely consider these obsolescence things. This will be closely linked to the types of activities carried out with the organization and the reliance on technology to carry out those activities. So reliance on technology जो है, that is also important. That is also important, but still पहले आपको ये देखना है कि type of activity क्या थी, कौन सी activity थी आप perform कर रहे थे और उसमें क्या, उसमें आप technology reliance की बात कर रहे हैं। Obsolescence के बाद जिस scalability की बात है, as firms experience grows, so the demands on technology increases. बिकॉज वो ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात होगी, अब इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर की बात होगी। वेंडर्स ऑफ आईटी सिस्टम्स विल नॉर्मली गारंटी स्केलेबिलिटी टू सेट लेवल्स एज पार्ट ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट। सो वो स्केलेबिलिटी जो है वो उसके हवाले से वेंडर्स जो है वो प्रॉमिस कर लेते हैं और ये एक पार्ट ऑफ सेल्स एग्रीमेंट होता है। तो स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी है ये बेसिकली लिंक्ड हैं एंड दे फॉर्म इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू अचीव ग्रोथ एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। बेसिकली इनका लिंक होना और फिर उसके बाद ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं इन टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली ग्रोथ और कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए काम कर रही है। तो दैट इज द मेन पॉइंट हियर। रिस्क इज द नेक्स्ट टॉपिक जी। रिस्क में कहा यह जा रहा है कि जी टेक्नोलॉजी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ई बिजनेस एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन डिटरमिनिंग हाउ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस विल बी। सो टेक्नोलॉजी ये डिटरमिन करती है, ये आपको बताती है कि सक्सेस आपकी कैसी होगी, आपको कितना फायदा होगा बिजनेस में बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। So the greater the benefits of installing a new technology infrastructure, the greater will be the associated risks. यानी कि आपके जहां बेनिफिट्स की बात है वहां पर रिस्क्स की बात आ जाएगी। जहां पर बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे होंगे वहां पर रिस्क्स भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप टू गेट सम extraordinary benefits you have to take some extraordinary risks. You have to buy something that is out of the way. You have to invest something in the technology, invest a huge amount in the technology, and then can expect something extraordinary. E-business may seek competitive advantage by investing and installing the very latest technology infrastructure, because it is not like your next door neighbor or your next door person who is having a small shop and you can just see and you can redesign your shop again. It is people around the globe are having different technologies. People around the globe are having different versions of their website. So you have to keep on updating your technology, because you need to be at a certain level, at a certain point, जहां पर आप meet कर सकें ग्लोबली, जहां पर आप ग्लोबली उन लोगों के साथ बैठ के बात कर सके।
Managers need to weigh the benefits of being first to roll out a more efficient system against the risk of malfunction, installation or usability. So उस टेक्नोलॉजी में आपको benefits versus ये risks of malfunction, installation, usability ये सारी चीजें देखनी है. ये आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आपके डेफिनेटली आपके बेनिफिट्स जो है वो आपको ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, बेनिफिट्स आपके ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रहे हैं, रिस्क्स कम है, तो ठीक है, फिर आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, फिर आपको उस चीज को ऑप्ट करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस रिस्क बाय इंस्टॉलिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंटली. उस टेक्नोलॉजी को वो इंक्रीमेंटली इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि स्लोली इंट्रोड्यूस करें. आप एकदम से एक एब्रप्ट चेंज लेके आएंगे तो वो एब्रप्ट चेंज आपको नुकसान भी दे सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी दे सकती है. ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द integration of their systems to cut costs and improve efficiency. मेन बात ये है, मेन कंसर्न ये है कि आपकी कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, एडवांटेज इससे लिया जा रहा है कि कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी देखने में नजर आ रही है. टेक्नोलॉजीज मीट कर रही हैं एक दूसरे से एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स आते जा रहे हैं. और ये इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम जो है इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है और हमारी कुछ कॉस्ट कटिंग हो रही है, कॉस्ट जो है वो कम हो रही है. Convergence of technology links voice, data, mobile and video and internet protocol sets an industry standard for facilitating communications across different media. So all of these voice, data, mobile, video, they all are using the IP internet protocol for connections, for connecting with each other. So this is like a cost cutting thing. This common platform is cost cutting and efficiency, while this is the integration के voice, data, mobile, video, ये सारी चीजें जो है different devices पर भी एक दूसरे से connect हो सकती हैं. The investment in new systems to take advantage of convergence and integration would constitute a high risk of for many organizations, but the risk of losing out may even be higher, maybe even higher. So investment जो है वो शायद इस कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन से अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा नहीं होगी शायद, या आप ये कह लें इन्वेस्टमेंट में आप कुछ पैसे बचा लेंगे, बट अगेन द रिस्क विल बी मच हायर. द रिस्क ऑफ लूजिंग द मनी, द रिस्क ऑफ लूजिंग आउट इज मे बी मच हायर. अच्छा, अब हम बात करेंगे जी सेकंड the part, that is second part of the technology aspect, जिसके बगैर शायद technology complete नहीं होती, that is software. So in hardware basically हमने कुछ points देख लिए, ये 6 points थे जिनको हमने देखा था. अब अगर आप software की बात करें तो ये भी तकरीबन similar criteria को follow कर रही है, यानी कि capability है, cost है, reliability है, compatibility है, जो कि hardware और software में common है, जो कि hardware और software में एक जैसी हैं. But we talk further about in detail about the software issues, about the software evaluation process. तो उसमें हमारे पास ये 6 points हैं जी: quality, efficiency, flexibility, connectivity, language and documentation. So first thing is the quality, that is software या आपका program जो है उसमें viruses ना हो, security mechanisms build हुए हो, और free of errors in the program code. आपका program code जो है उसमें कोई programming errors नहीं होने चाहिए, कोई आपके computer language के errors नहीं होने चाहिए, otherwise वो सही काम नहीं करेगा, अगर वो सही develop अगर नहीं हुआ तो वो आपके पास run भी सही नहीं होगा. Then is the efficiency. The software should be well developed system of program codes and it should not take up excessive memory, capacity और disk space. यहाँ पर हमने efficiency को link किया है जी mainly एक्सेसिव मेमोरी के साथ, बिकॉज होगा ये कि अगर वो एक्सेसिव मेमोरी ले लेते हैं कंप्यूटर में, यू हैव अ स्पेसिफिक मेमोरी जो कि आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होती है, आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए होती है, उसको हम नाम देते हैं जी RAM का, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी में ज्यादा स्पेस आपका प्रोग्राम ले लेगा, अगर आपका ये सॉफ्टवेयर ले लेगा, तो एक प्रॉब्लम तो ये आएगा कि बाकी के प्रोग्राम्स जो है वो रन नहीं हो सकेंगे, और दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है, आपका हार्डवेयर जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा.
The third point is the flexibility. The software should be able to process all e-business demands placed on it without major modification. You don't need to have you don't need to have process all the demands. So in this discussion of flexibility, the software need to be able to process all the e-business demands placed on it without requiring major modification, major changes or alterations. Because जो एक हमने बात की थी जब मैंने आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा था दोस्तों, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात की थी। जावा में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस का मतलब ये, अल्टरेशंस का मतलब ये है कि आप हर दफा कुछ नई चेंजेस प्रोग्राम में करके तब किसी दूसरे सिस्टम पे ना चलाए, बल्कि वो हर जगह पे वो हर एक मशीन के ऊपर चलने के लिए तैयार हो। कनेक्टिविटी है जी, द सॉफ्टवेयर शुड बी वेब एनेबल्ड फॉर एक्सेस टू इंट्रानेट्स एंड एक्स्ट्रानेट्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इंटरनेट्स का वर्ड यूज जो है, ये आई एम सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, बट दिस इज टाइप ऑफ मिस्टेक। दिस इज इंटरनेट, access to internet, intranets and extranets, because there is only one internet. So that's why मैंने ये S का word जो है इसको खत्म किया यहाँ से। Language है जी, the software must be written in a language that is familiar to IT developers in house. ऐसे language को आप use करें, ऐसा language आपने ऐसी language आपने इस्तेमाल की हो सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए जो कि आपके वर्कर्स को, आपके IT developers को पता होनी चाहिए। Being a businessman, being a business owner, आपने ये टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन में सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करते हुए ख्याल रखना है खास तौर पे। देन द डॉक्यूमेंटेशन है जी, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड आइटम्स एंड इंक्लूड आइटम्स सच एज हेल्प स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड डेटा एंट्री स्क्रीन्स। सो ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप ये कह लें कि आपको वो सिमुलेटेड किस्म की आपकी रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए जिनमें आपको बता रहा हो कि आपने ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म करना है तो स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको फॉर्म्स और डेटा एंट्री स्क्रीन्स के थ्रू आपको बताए कि आप ये काम कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, आप ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन में ही हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं जी। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। वो हमें ये देखना होता है कि आप क्योंकि ई बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप क्योंकि ई बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की, आपने इम्प्लीमेंटेशन हुई उसकी, अब आप इवैल्यूएशन की जब बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इसलिए भी इवैल्यूएट की जा रही है कि आपने फ्यूचर की जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको भी डिटरमिन करना है, फ्यूचर की स्ट्रेटेजी को भी तो देखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी ये ई बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस जो कि आगे भी चलता रहेगा, जो कि हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इसी रिजल्ट्स की बेसिस पे, इन ही रिजल्ट्स की बेसिस पे नेक्स्ट आपको काम करना पड़े। सो ये रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम्स, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म्स। सो कॉन्सिक्वेंटली इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जब परफॉर्मेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन की हम बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं हम कह सकते कि जी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस एक दफा रन करेगा। एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस जिसमें आप फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन पे जाएंगे, फिर इवेल्युएशन से दोबारा फॉर्मुलेशन स्टेज पे जाते हैं based on the feedback and based on the industry updates, on the industry you can say scanning, industry or environmental scanning। इसकी बेसिस पे आप दोबारा वापस फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, फॉर्मुलेशन से फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेल्युएशन। सो दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। सो इसी तरह से इवेल्युएशन जो है वो भी, क्योंकि रिविजन्स आती रहेंगी आपकी फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंज आती रहेगी, इसलिए इवेल्युएशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज बिफोर कमिटिंग टू इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से इवेल्युएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Before deciding on such an improvement investment, organizations have to ensure that costs and risks are controlled and that training of staff or the recruitment of new staff is in place to ensure immediate usability of the new technology। अगर आपके employees इस काबिल नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके तो you need
to hire some new staff. Otherwise, आपको उन आपके existing जो लोग हैं, if you think they are capable of handling the activities, then you can provide them training. You can provide them training to handle the new technology. But अगर ये काम आप नहीं करेंगे, इन कॉस्ट को और रिस्क को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो टेक्नोलॉजी भी एक खराबी का बायस बनेगी, प्लस आपकी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट है या परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी. टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन के बाद हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक है जी ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन का, एचआर इवैल्यूएशन का. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड रीजंस मैनेजर्स पुट फॉरवर्ड फॉर अडॉप्टिंग ई बिजनेस. These are the cost savings that can be derived from reducing the number of people employed. एक आम जगह पर, एक आम ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी में शायद वर्कफोर्स का साइज बहुत ज्यादा होता है, शायद वर्कफोर्स का साइज बहुत बड़ा होता है. वाइल ई बिजनेसेस में जब आप देखेंगे तो ई बिजनेसेस में ये साइज बहुत छोटा होता है, और ये एक मैनेजर्स कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी रीजन है आपकी कॉस्ट सेविंग की. E-business applications can process many jobs that were previously undertaken by humans. बहुत सी चीजें मशीन्स आपके लिए कर देती हैं जो कि पहले ह्यूमंस कर लेते हैं, अब आपको वो चीजें खुद से करने की जरूरत नहीं होती. जैसे कि आपके जो अकाउंटिंग के जितने भी काम हैं, वो अकाउंटिंग के काम आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली होने का मतलब ये है कि जो आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर है, दैट सोल्यूशन प्रोवाइडर गिव्स यू सम सॉफ्टवेयर, गिव यू सम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, एंड at the later stage you can just process those entries as per your desire. जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं उनके साथ. There are many firms who have engaged in e-business and they seek to employ fewer but more specialized workers. So कम लोग लेकिन ज्यादा specialized workers, ज्यादा informative या knowledge रखने वाले लोगों को हायर करना, ये जो है ये ज्यादातर फर्म्स का कंसर्न होता है. Development of network organizations and virtual organization mean that firm can cast their net much wider to attract and recruit suitably skilled staff. So एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब आप कोई स्किल्ड स्टाफ की या हाईली स्किल्ड स्टाफ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि मे बी दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू रीलोकेट, और दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल नियर योर ज्योग्राफिकल बाउंड्री. सो इंटरनेट बिजनेसेस जो हैं वो इस हवाले से ठीक हैं कि उन्हें कोई इससे कंसर्न नहीं है कि वेयर यू आर बेस्ड, वेयर यू आर हाउस्ड. So you need to be capable of working about something, and if you are capable, maybe you get hired and you can work from your own place. You can work from your own home as well. So that's the main point. The evaluation of human resources in e-business is undertaken at 4 major levels. वो levels क्या हैं जी? पहला है human resource policy. The second is the evaluation of recruitment process, जहाँ पे आप attracting and retaining की skills की बात करते हैं. Then is evaluation of human resource performance against the standards, and the last one is evaluation of feedback from human resources. So पहला काम आप ये करेंगे कि policy level पे जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी डेवलपमेंट जहां पे हो रही होगी वहां पे आप इवैल्यूएशन करेंगे. देन द सेकंड फेज इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहां पे आपने नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. द थर्ड इज एट द परफॉर्मेंस, जहां पे आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज द फीडबैक, द इवैल्यूएशन ऑफ द फीडबैक, कि लोग क्या कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी के बारे में, लोगों ने आपके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के बारे में क्या जवाब दिए हैं, क्या खदशात है उनके जहन में. प्लस आप ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के हवाले से नहीं, बल्कि ये जो फीडबैक होगा ये आपका ऑल ओवर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं. तो पहली चीज जो है जी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्लानिंग के हवाले से हम देख रहे हैं वही जो आपको 4 प्रोसेस अभी बताए, उन 4 प्रोसेस की थोड़ी सी डिटेल्स हमने देखनी है, so that we get a better understanding what we are saying about these things, about these types of evaluations. So evaluating human resource policy and planning means every organization has to develop and implement a human resource policy. This is required by every organization. हर एक organization, small to large organizations and up to multinationals and transnational organizations, everyone need to have a human resource policy. This policy, in fact, will incorporate the overriding criteria
that determine types of skills and experience the organization needs to attract the reward systems, the training and staff development process, and the system of monitoring, assessing, and appraising staff performance. So these are few of the things in the policy that are required, that are needed to be incorporated. कि आपकी क्या skills और experiences आपको चाहिए, किस किस्म के reward system आपने रखे हुए हैं, staff और training development processes क्या हैं आपके, फिर उसके बाद system monitoring, assessing and appraising आप staff performance की कैसे करते हैं. तो ये there are wide differences in approach to determining the type of skills and experience required. One organization needs a different type of skills, while the other requires another different type of skills and experiences. Much depends on the objectives of the organization, the products or services produced, and the strategy that is put in practice to achieve organizational objectives. So होता क्या है कि आपके objectives of the organization पे काफ़ी सारी बात हो रही थी, products and services आपकी जो है portfolio जिसको हम कहते हैं उस पे काफ़ी सारी बात हो रही होती है, और आपके जो हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड कर रही थी, काफ़ी सारी आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और प्लानिंग जो है वो डिपेंड करती है. द टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती हैं एक ई बिजनेस में. लाइक वेब डिज़ाइन के हवाले से आप देखें तो इट शुड बी डिज़ाइन द वेब स्ट्रक्चर, ग्राफिक्स एंड नेविगेशन. कितना वो आई कैचिंग होगा, कितना वो इजी होगा टू नेविगेट. वेब डेवलपर है तो इनिशिएट्स वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, ये आपकी मेन की पॉइंट्स हैं. वेब मास्टर की अगर आप बात करेंगे तो वो मैनेज एंड डेवलप द वेबसाइट यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी. इसी तरह से कंप्यूटर टेक्नीशियन है तो वो कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलायबिलिटी के इश्यूज को देख सके. देन टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मार्केटर, so he or she must manage online marketing and promotional campaigns. So वो ये ना कह सके जी हमें तो ऑनलाइन मार्केटिंग तो हमें नहीं आती. So that's something that is required for an online marketer. Network manager है तो वो तमाम नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तमाम नेटवर्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना चाहिए. उसको हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना आना चाहिए, रिजॉल्व करने की एज सून एज पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए. देन द प्रोजेक्ट मैनेजर है डेवलप, कंट्रोल एंड मैनेजेस delegation of projects to teams of workers. So that is what is the job of a project manager. Then is the logistics manager, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के खाते में चला जाएगा, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी. ये कुछ स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि फर्म्स के हवाले से एक ई बिजनेस को अगर आप नजर में रखें तो वो स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज भी इनको कहा जाता है. वो स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज आपके सामने लिखी हुई हैं जी. ये 8 डिफरेंट टाइप्स थी जिनको हमने देखा है. दे प्ले अ मेजर रोल इन द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्लानिंग. So in modern businesses, modern e-businesses, usually the working environments में आप ये देखते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सिंपली फाइनेंशियल से साइड पे चला गया, फाइनेंशियल से हटता जा रहा है. आप टाइम स्पेंड कितना करते हैं, आप कितना टाइम अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, अपने दफ्तर में मौजूद रहते हैं, इस पे अब बहुत कम कंसर्न है लोगों का. इस पे अब मॉडर्न ई बिजनेसेस जो है वो ज्यादा जोर नहीं देते. रिवॉर्ड्स जो है दे विल रिफ्लेक्ट इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड वेज ऑफ इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी. सो अब क्या है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इंटरनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ज्यादा जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि आप 9 to 5 अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो दैट इज रिक्वायर्ड. आपका जो द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज टू गेट द रिजल्ट्स, टू गेट द आउटकम्स दैट आर रिटन इन द सेट ऑब्जेक्टिव्स. दिस may include promotion, peer acceptance, greater economy in work scheduling or greater decision making power. So ये आपकी वो important attributes है, important innovation, creativity and contributions है कि जिनकी वजह से आपको reward किया जा सकता है. अगर आप इनको सही तरह से perform करेंगे तो आपको reward किया जा सकता है. Evaluation of human resources also entails reflecting
on how closely matched the actual human resources performance is to the forecast of human resource needs. एक्चुअल परफॉर्मेंस और ह्यूमन रिसोर्स की जो फोरकास्ट है उनमें कितना डिफरेंस है, इसको आप देखिए, इसको आप मॉनिटर करें. ह्यूमन रिसोर्स जो है नीड्स फॉर्म पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ये उस प्लानिंग का एक मेजर हिस्सा है, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो रही है. तो आपका ह्यूमन रिसोर्स ही बीच में अगर इंक्लूड नहीं होगा तो वो HR प्लानिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. सेकेंड थिंग इन दिस ह्यूमन रिसोर्स एवेल्युएशन प्रोसेस में जो हमने देखा था वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जी. रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप नए लोगों को एक बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है स्किल्ड वर्कर्स को. स्किल्ड वर्कर को जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एफिलिएशन बनाता है या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपनी एफिलिएशन शो करता है, और फिर उसके बाद इसका ताल्लुक जो है वो डेफिनेटली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी है. तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसका एम बेसिकली है टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. सो आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं? फर्स्ट द प्रोसेस बिगिंस विद अ जॉब एनालिसिस. आपका जॉब एनालिसिस का काम होता है, आप ये देखते हैं कि किस किस्म का बंदा मुझे चाहिए, क्या काम मैंने उससे करवाना है. जॉब एनालिसिस होता है जिसमें आप टास्क्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गैदर करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उनको. अभी आपने फॉर्मली नहीं लिखा, अभी आपने देखा अच्छा जी एक मुझे बंदा चाहिए जो कि मुझे लेट्स से कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हैंडल करे, फिर मुझे एक बंदा चाहिए कि जो फाइलिंग कर ले. तो ये दोनों काम एक ही बंदा कर सकते हैं, और उस बंदे को लेट्स से छोटी मोटी कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन भी आनी चाहिए. अच्छा, इसके बाद अब मुझे उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जी एक अकाउंट्स का नॉलेज जो है वो एडिशनल नॉलेज अगर उसके पास हो तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है. सो यू कैन से कि मुझे एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है इसके पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आपके पास आता है और इसके पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी है, दिस इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. राइट पीपल फॉर द राइट जॉब का मकसद ये है. ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो किया जाता है बाय द कंपाइलेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन दैट समराइजेस द स्पेसिफिक टास्क्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इस जॉब एनालिसिस में जो हमने टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख ली थी उसको हम फिर उसको कंपाइल करते हैं, उसको रीडिजाइन करते हैं, और हम जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली JD भी इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी, कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं. हम फिर ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम चाहते हैं कि एक नया आने वाला बंदा ले, जो ड्यूटीज हम चाहते हैं कि एक नया आने वाला बंदा परफॉर्म करे. लास्टली जो द जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जो JD हमने प्रोवाइड की है, ये बताती है हमें नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड. यानी कि ये जो JD होगी आपकी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उस नए एम्प्लॉय को जिसको आप हायर करेंगे. उसको आप बताएंगे कि जी ये आपके काम है जो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे रहते हुए संभालने हैं. एंड that is in fact that JD is a type of a document जिसको आप बाद में रेफर करके परफॉर्मेंस भी एवेल्युएशन कर सकते, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की तरफ भी जा सकते हैं. All staff should add value to the organization and be prepared to use their skills, experience and expertise. और इनका काम है कि ये अपनी इन स्किल्स, एक्सपर्टीज को यूज करें because they have to achieve the stated objectives. अब ये जो rigor है to which performance appraisal is undertaken is different, it varies from one organization to another organization. और आपका अब एक फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम का होना जरूरी है. फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम का इसलिए होना जरूरी है ताकि एम्प्लॉइज को पता हो कि क्या चीज उनके लिए बेंचमार्क है, क्या उनके लिए एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने से उन्हें फायदा होगा. अब स्टैंडर्ड में यह भी हो सकता है कि जी आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, सो व्हाट, अगर आपके 10 लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया, कि आप 10 के 10 को रिवॉर्ड करेंगे? आप टारगेट्स अचीव करने और सबसे ज्यादा हायर लेवल पे जाने वाले को मैं रिवॉर्ड करूंगा, या टॉप 3 पोजीशंस को मैं रिवॉर्ड करूंगा अगर मेरे पास मल्टीपल लोग आ जाते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं, दे हैव ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन मेनी वर्क टास्क.
यानी कि आपको ये नहीं है कि आप पूरे उस परफॉर्मेंस का एक कंप्लीट जायजा लेंगे एक साल बाद, आप एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लोग कैसा काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट कैन हेल्प यू in this performance evaluation on regular basis, on constant basis. अब इसके बाद हमारी बात है जी वेबसाइट एवेल्युएशन की। तो ये वेबसाइट एवेल्युएशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। उसकी वजह ये है कि दिस इज योर प्रेजेंस, दिस इज योर इंटरनेट प्रेजेंस। आप यही एक आपका तरीका है कि जिससे आपको लोग जान सकते हैं, जिससे आपका ब्रांड नेम बनेगा। So in e-business, the website generates interest from the customers and drives the business model. अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगी, बहुत ही ज्यादा आप ये कह लें कि एक आउटडेटेड किस्म की वेबसाइट होगी, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और बेशक जितनी मर्जी अच्छी सर्विसेज आप दे रहे हो, उनको वेबसाइट अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो शायद वो विजिट ना करें। डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी आउटलुक जो है वेबसाइट की वो बेहतर होनी चाहिए। और ये ई बिजनेस और ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यहाँ पर कुछ 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं जी। फर्स्ट स्टेप ये है कि एक इफेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए आप ये देखें कि अट्रैक्टिव टू ब्राउजर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी हर ब्राउजर पे चल जाए। ये ना हो कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला रहे हैं तो बहुत अच्छी चल रही है, जब आप गूगल क्रोम पे चलाते हैं या फायरफॉक्स पे चलाते हैं या ओपरा पे चलाते हैं तो वो नहीं चल रही। सो एक चीज ये है कंपैटिबिलिटी, और दूसरी चीज ये है कि अटेंशन ऑफ यूजर्स उसकी होनी चाहिए। यूजर्स जो है वो उसको पसंद कर रहे हैं। वेबसाइट हैज टू बी इजीली नेविगेटेड। ये मैं अभी जो बात कर रहा था कि क्विकली मूव ऑन इफ वी आर अनएबल टू वर्क देयर वे अराउंड द वेबसाइट क्विकली एंड एफिशिएंटली। सो यू नीड टू योर वेबसाइट need not to be very heavy, need not to be very much time taking to load your pages। वो क्विकली होना चाहिए काम। और इसके लिए वो फिर प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि ये काम कैसे किया जाता है, ये कहाँ पर ये मिस्टेक्स है जिसकी वजह से वेबसाइट या पेज जो है वो लोड होने में खराबी आ गई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक पिक्चर जो है, अगर आप उस पर क्लिक करें और उस पिक्चर ने फुल स्क्रीन पे या उस पिक्चर ने फुल साइज में आपके सामने डिस्प्ले होना है, तो व्हाट पीपल डू इज, व्हाट प्रोग्रामर्स डू इज, दे स्प्लिट दिस पिक्चर इनटू लेट्स से 9 पार्ट्स। अब स्प्लिट करने से क्या होता है, हर एक पीस ऑफ पिक्चर जो वो अलहदा से लोड हो रहा होता है, और बजाय इसके कि ये पूरी पिक्चर लोड हो और इट वुड टेक अराउंड 2 मिनट्स, तो हो सकता है ये आपके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है, छोटे छोटे जो चंक्स है, ये हर एक लोड होने में लेट्स से 30 सेकेंड्स लेगा, और ओवरऑल पूरी पिक्चर लोड होने में हो सकता है 35 सेकेंड्स में पूरी पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाए। बिकॉज ये पैरेलल चल रहे हैं, ये आपके ये नहीं है कि सीक्वेंशियल आपके ये लोड हो रहे हैं, ये पैरेलल चल रहे होंगे, तो ये 9 के 9 जो हैं ये इकट्ठे जब 30 सेकंड के बाद लोड हो जाएंगे। तो दिस इज वन टाइप ऑफ, हो सकते हैं इससे भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हों, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, सो आई कैन जस्ट टेल यू something that is a layman language, that is a layman example. Thirdly, the website have to offer the faster access of information required by the internet users. So access to information जो है वो fast होनी चाहिए। Then 24 hours, 24/7 availability means कि आपकी वेबसाइट कभी ये ना हो कि वर्किंग में ना हो या डाउन हुई भी हो, तो उस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट हर वक्त ऑपरेशन में रहनी चाहिए। वेबसाइट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जी, किस चीज से हम देख सकते हैं कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर है। ये कुछ यहाँ पर लिख दी हैं, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, हमने अपनी डिस्कशंस में टाइम एंड अगेन ये चीजें देखी भी हैं। नंबर ऑफ हिट्स ऑन द वेबसाइट, फिर लेंथ ऑफ टाइम द पोटेंशियल कस्टमर स्टेड ऑन द वेबसाइट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज व्यूड बाय पोटेंशियल कस्टमर्स, नेविगेशन ऑफ द वेबसाइट, whether one stop or multiple browsing, ये आपका एक performance indicator है। Then number of hits that transformed into actual sales, this is very important. Value of sales made, how much money, how much social value, या आपकी जो एक वेबसाइट evaluation के हवाले से जो value है वो कितनी add हुई है। Then the types of products and services sold,
then the number of repeat customers, then the characteristics of customers, that is the demographics and the psychographics, that is also important. That is also a performance indicator for your website कि आपकी website अगर आपने youth के लिए बनाई है तो कितने % youth आपकी website visit करती है. So this is important also. Comparisons between website performance indicators in one time period set against another similar time period. ये आपके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs है आपके वेबसाइट के हवाले से, वेबसाइट इवैल्यूएशन के हवाले से. आप इन चीजों से एनालाइज कर सकते हैं, इन चीजों से देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपकी वेबसाइट की क्या उसमें कोई बेहतरी आ रही है या क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बिजनेस मॉडल इवैल्यूएशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी. मैं ये जो भी आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों टॉपिक्स है, बिजनेस मॉडल इवैल्यूएशन और वेबसाइट इवैल्यूएशन, नॉट विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम दिस कोर्स पर्सपेक्टिव एज वी आर एट द एंड ऑफ आवर कोर्स, और अब मजीद आपके साथ बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो इन दो टॉपिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा मेन कंसर्न है हमारे. परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस मॉडल जो है उसको हमें वी नीड टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इट. वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल इज जनरेट रेवेन्यू सो दैट ई बिजनेस कैन सर्वाइव एंड ग्रो. कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ई बिजनेस जो है वो सर्वाइव करे और वो ग्रो करे, क्योंकि वो बिजनेस ग्रो करेगा, वो ई बिजनेस ग्रो करेगा, अपने टारगेट्स अचीव करेगा, इनकम जनरेशन होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक्चुअल इनकम रिसीव्ड भी आपके पास आएगी. एक्चुअल इनकम रिसीव्ड जो है वो जरूरी है आपके लिए, और ये एक तरह का आपका सेट टारगेट भी होना चाहिए. इवन दो द बिजनेस मॉडल मे नॉट जनरेट मच इनकम इन द शॉर्ट रन, बट मैनेजर्स जो है, जो ई बिजनेस के मैनेजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज को, इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही ज्यादा जल्दी में आकर अबंडन ना कर दे, थोड़ा सा टाइम दे उस बिजनेस मॉडल को काम करने के लिए. बिकॉज इन द स्टार्ट it needs to take time, it need some time to be familiar around the users, और जब वो थोड़ा सा familiar हो जाएगा फिर उसके बाद उस चीज को उसकी convictions जो हैं वो आसान हो जाएंगी. Unless a business e-business has first mover or other market advantage, it can take some time for e-business models to generate income. So अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको बेनिफिट मिलेगा. लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवर नहीं है तो बिजनेस मॉडल पे रिलायंस आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी. फाइनल पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन शुड फोकस ऑन लॉन्गर टर्म एस्पिरेशंस ऑफ द बिजनेस. कई दफा आपके लॉन्गर टर्म एस्पिरेशंस को भी आपने देखना होता है, वो आपके फाइनल पार्ट है आपकी इवैल्यूएशन का. लेकिन इनिशियली जब आप शुरू में देख रहे होते हैं तो शुरू में आपको वो शॉर्ट रन में भी उस इवैल्यूएशन को देखना होता है. ई बिजनेस स्ट्रेटजी शुड डिटरमिन वेदर और नॉट ऑर्गेनाइजेशन इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही. कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जी जो हमें हेल्प करते हैं इवैल्यूएट अ बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेडिशनल फर्म्स. सो इन अ कंपैरेटिव वे आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. नीड फॉर अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनेट व्हेन अप्लाइड टू बिजनेस फंक्शंस. नीड टू चेंज द इंटरनेट आर्किटेक्चर इन ऑर्डर टू मेजर रेलेवेंट क्राइटेरिया. Need to clearly define business processes as the distinct e-business activity. Again, need to recognize that work groups do not prepare in isolation but have to recognize their impact on other groups within a network organization. And lastly, the need to recognize that impact of internet extends beyond the internal environment. So these are some of the factors that can be used. So if e-business is nearing or is at the final phase of strategy cycle, then analysis will focus on where the organization is positioned relevant to where they intended to be. So उस वक्त आप एक mature stage पे होंगे, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे होंगे. तो इसका analysis basically आपको बताना चाहिए या बताता है कि where the organization is currently positioned, where the organization can be positioned given by given resources and capabilities. और benefits क्या है adopting different levels of e-business, plus the position that organization should aspire to, and the practical steps for implementing a new strategy to achieve the competitive advantage. So ये कुछ वो analysis के steps हो जाएंगे, ये कुछ analysis का part हो जाएगा. अब ये कुछ examples हैं जी यहाँ पर जो कि evaluation के हवाले से हैं, जो कि business model evaluation के हवाले से हैं. Like
टारगेट्स फॉर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ईदर ओवरऑल और इन द मार्केट सेगमेंट। फिर इसके बाद बिकमिंग टेक्नोलॉजिकल लीडर, जैसा कि आपको एप्पल के बारे में पता है, एप्पल की स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। फिर एक्वायरिंग द बेस्ट स्किल, सो माइक्रोसॉफ्ट it remains the competitive advantage, partly उनके competitor उस तरह से कोई भी नहीं है। Setting the profit targets is the phase of existing on investor goodwill has passed and now more and more e-businesses set specific annual profit targets. So basically purpose क्या था इस slide का, yes इन examples का आपके साथ share करने का, like Apple और Microsoft की हमने बात कर ली कि evaluation of the performance of an e-business will focus on the extent to which it achieves the stated long-term objectives. So with this discussion, ये जो अब आपके पास कुछ examples शेयर किए, एक स्लाइड में आपके लिए ये as an activity छोड़ रहा हूँ जी। ये आप इसको कोशिश कीजिएगा कि अपने फ्री टाइम में पढ़ें। It's very simple and very straight. I mean मैं इसको थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ किस हवाले से कि managers have to address a number of key issues relating to evaluation of strategy. तो ये की इश्यूज हैं कि जो आपको देखने होते हैं रेलेवेंट टू द एवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी। लाइक फॉर एग्जांपल ये देख लेंगे, ये पॉइंट है जी, द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस आपने कितना अच्छा किया है, कितना बेहतर किया है। तो इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं तकरीबन सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस पे एक बहुत डिटेल हमने टाइम लगाया था, उस पर हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी हमने। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आप घर बैठ के अपने इस लेक्चर सुनने के बाद जरा एक दफ़ा पढ़ें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ या क्या बात ये स्लाइड कहना चाह रही है, और होपफुली आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ जी, उसके साथ एक छोटी सी समरी आपको बताते हुए इजाज़त चाहूँगा कि आज हमने कवर किया है ई बिजनेस स्ट्रेटजी में एवेल्युएशन का पर्सपेक्टिव। और एवेल्युएशन की जब हमने बात की तो हमने तीन बेसिक टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, या जो हमारे पिछला लेक्चर से कंटिन्यूड था कि टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और वेबसाइट एवेल्युएशन, बट फिर उसके बाद दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दो ऐसी टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन थी जिनको हमने कवर किया, जिसमें बिजनेस मॉडल एवेल्युएशन और ई बिजनेस स्ट्रेटजी एवेल्युएशन था, कि जो हमारे कोर्स के हवाले से, इस ई बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक पिवटल रोल है इसका। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस जगह पे आके मैं ई बिजनेस स्ट्रेटजी में एवेल्युएशन का जो पोर्शन है उसको फॉर्मली एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा ये ई बिजनेस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब मजीद जो हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम रह गया इस कोर्स में, उसमें मैं दो टॉपिक्स और हैं जो इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिनको हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।